मेरे पिताजी सरकारी जॉब में थे और उनकी इच्छा थी कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। और मेरा मानना नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में पत्रकारिता के भविष्य जो है वो भाषा में। आज हमारे कैंपस में जाके बेहतरीन बच्चों को जो है चयन कर रहे हैं और अपने कैंपस में जो है वो अपने अपने कंपनीज में, अपने मीडिया हाउसेस में वो लोग ले रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता ने डिजिटल मीडिया को बहुत शुरुआती दौर से ही अपनाया। सशक्त अगर कोई मंच है अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचने का, वो भारतीय भाषा में जो डिजिटल मीडिया है वो। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार हम फिल्म पत्रकारिता पढ़ाएंगे। आज OTT जैसे प्लेटफॉर्म के चलते आज आप देख रहे हैं कि छोटे फिल्म निर्माता भी अपने सीमित संसाधनों के अंदर भी आप फिल्म तैयार कर सकते हैं। एक तरह से मैं समझता हूं कि मीडिया के माध्यम का लोकतांत्रिकरण हो गया है। आज पत्रकार कम दिखाई देते हैं और पक्षकार ज्यादा दिखाई देते हैं। पत्रकार आज मजबूत कम है और मजबूर ज्यादा है। अगर कोई भी सरकार, राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय प्रशासन हो, अच्छा काम कर रही है, आप उनका पीठ थपथपाइए। लेकिन अगर गलत कर रही है तो उनका मजम्मत करिए। राजनीति तब भी थी, विचार तब भी थे, लेकिन फर्क ये आ गया है कि ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब दिखना चाहते हैं। हम सब अपने अपने प्रवक्ता बन गए हैं। हम एक तरह से, आपको मोबाइल चलाना आ गया तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं। आपको 4 शब्द लिखना आ गया तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं। पत्रकारिता के कुछ नैतिक मूल्य है, पत्रकारिता के कुछ सिद्धांत है। पत्रकारिता में हम संविधान सिखाते हैं। पत्रकारिता में हम आपके जनाधिकारों के बारे में, जन सरोकारों के बारे में हम आपको संवेदनशील बनाते हैं। ये पूरा एक पत्रकारिता की प्रक्रिया है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी। केजी सुरेश जी, समाचार फॉर मीडिया को समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल जो है, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप IIMC के महानिदेशक रहे हैं, आप DD न्यूज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रहे हैं, आप PTI में चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट के रूप में भी आपने कार्य किया है, कई पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए ताकि उन्हें ये पता चले कि आप कहाँ से आए हैं और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। जी धन्यवाद। आनंद जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था, जैसे सभी मध्यम वर्ग परिवारों में होता है। मेरे पिताजी सरकारी जॉब में थे और उनकी इच्छा थी कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। लेकिन उन्होंने खुद मेरी एक आदत डाल दी। बचपन में से ही मैं देखता रहा उनको कि उनको अखबार पढ़ने का शौक था। वो रोजाना समाचार पत्र पढ़ते थे और पढ़ते ही नहीं थे, घंटों पढ़ते थे। एक तरह से देखा जाए तो हेडलाइन से प्रिंट लाइन तक पढ़ते थे और एक कलम लेकर, वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वो एक कलम लेके एक एक जो अखबार में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके नीचे जो है वो लाइन खींचते थे जी। और बाद में उसका कटिंग भी रखते थे जी। मुझे तब से लेकर समाचार पत्रों में एक रुचि जग गई और उसके चलते शुरुआत मैंने की संपादक के नाम पत्र लिखने का। अब ये धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा। अब प्रकाशित होने लगा, अपना नाम समाचार पत्र में देखकर मैं आनंदित हो उठता था, आह्लादित हो जाता था, बड़ी प्रसन्नता होती है एक मिडिल क्लास धीरे धीरे जी। बिल्कुल धीरे धीरे लेख जो है वो लेख का रूप लेने लगा। छोटे छोटे जगहों में छपने लगा, मैं भेजने लगा और वो प्रकाशित होने लगा। और अपने परिवारजनों में, रिश्तेदारों में आपस में चाय पीते हुए, अरे सुरेश तो अच्छा लिखता है, ये एक चर्चा शुरू हो गई। छोटे छोटे विषयों पर लिखता था, कोई त्योहार पे लिख दिया तो ऐसे लिख दिया करता था, एक लिखने का शौक। फिर एक आध कुछ प्रतिस्पर्धाएं अपने विद्यालय में हुआ करती थी, इंटर स्कूल एसे राइटिंग कंपटीशन इत्यादि, और इसमें जो है मैंने भाग लिया और उसमें जो है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज लेने लग गया। और ऐसे ही जो है
धीरे धीरे शौक बढ़ा और आगे चलकर जो है मैंने ये तय कर लिया कि अब मुझे कुछ करना है तो मैं पत्रकारिता ही करूंगा। और ऐसे पिताजी के दबाव में आकर, पिताजी चाहते थे कि मैं सरकारी अधिकारी बनूं, तो मैंने एक सरकारी परीक्षा भी जो है मैंने उसे पास किया अच्छे नंबरों से और मैं सरकारी नौकरी में आ गया। मैं उस नौकरी में मुश्किल से 1-2 वर्ष काम कर पाया। नौकरी के बारे में कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल। मैं जो हूँ अनुवादक के तौर पर जो है भारत के संसद में काम करता था जी। और उधर से, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं रहा और मैंने वहां जो है वहां भी अच्छी तरह मैं काम करता था। मेरे काम को जो है लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन मुझे वहां के जो लोगों के जो सरकारी, मैं पूरा सम्मान करता हूं, मेरे पिताजी खुद सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं, लेकिन उनके बातचीत में मात्र डीए, एचआरए और जो है पे कमीशन, मुझे वो बौद्धिक वातावरण जिसके लिए मैं तड़प रहा था वो मुझे नहीं मिला। इस माहौल में मुझे लगा कि मुझे इस माहौल में घुटन सी महसूस हो रही है फाइलों के बीच में। तो उसी दौरान हमारे एक मित्र दीपक रॉय चौधरी जी ऊर्जा नामक एक पत्रिका निकालते थे और ऊर्जा नामक उस पत्रिका में वो संपादक थे। ऊर्जा ऑयल एंड गैस, ये ऊर्जा के क्षेत्र में ये पत्रकारिता थी। सुजान सिंह पार्क दिल्ली से निकालते थे। उनका पता नहीं किसी कारणवश जो आज तक पता नहीं चला है, उनकी जो है उनकी हत्या हो गई। तो उनके परिवारजन कलकत्ता से आए और उन्होंने एक इच्छा जताई कि वो उन पत्रिकाओं को आगे भी प्रकाशन करना चाहते हैं। तो कुछ मित्रों को उन्होंने बुलाया, कोई तैयार नहीं था और मैं मौके की तलाश में था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये संपादन का काम कोई देख सकता है क्या? तो मैंने कह दी कि मैं देख लूंगा जी। और उन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दी। हालांकि मैं बहुत ही, जिसे कहूंगा कि जूनियर था मेरा तो एक तरह से, और सीधे उस उम्र में संपादक बन जाना और लगभग 1 दर्जन पत्रकार और अन्य कर्मचारी मेरे नीचे काम करते थे। तो शुरुआती दौर में ही एक ऐसा स्टार्ट मिला। एक तरह से उसने मेरा कॉन्फिडेंस तो बना दी, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी युवा व्यक्ति को जो 25 से कम उम्र का है, आप उसे अगर संपादक बना देंगे तो एक कहीं ना कहीं भाषा में तो कहीं कोई कमी नहीं थी। मैंने पहले से ही साहित्य का भी छात्र रहा हूं तो वो तो रहा, लेकिन वो जो एक्सपोजर की आवश्यकता है मुख्य धारा की मीडिया का, वो मुझे मिला नहीं। और मुझे ये लगने लगा कि यही दुनिया है। और वहां कुछ समय मैंने काम किया। काम करने के बाद मैंने जो है आगे जाकर मैंने कुछ और इस तरीके के पत्रिकाओं में बतौर संपादक या सहायक संपादक मैंने काम किया, जिसमें नेहरू प्लेस में एक बिजनेस फेयर पत्रिका आती थी, एक पॉपुलर पीपल्स मैनिफेस्टो एक पत्रिका आती थी। ये सब पत्रिकाओं में मैंने काम किया। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी कुछ प्रेस वार्ता में जाके ये एहसास होने लग गया कि जो दूसरे पत्रकार हैं जो मुख्य धारा की मीडिया से आ रहे हैं उनको ज्यादा महत्व मिलता था। तो देखने लगा कि कहीं तो कुछ कमी है जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे आनंद जी की उस समय एक ओपनिंग मुझे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई में जी जो है पता चला उसका, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लेटरल एंट्री नहीं होती है। उस समय लेटरल एंट्री नहीं होती थी। अभी तो पीटीआई में भी आप सीनियर लेवल पे जा सकते हैं। उस समय आप सिर्फ ट्रेनी बन के ही ज्वाइन कर सकते थे। और मैं संपादक और मैं प्रशिक्षु बन के ज्वाइन करूं, ये मेरे लिए खुद, लेकिन मुझे ये लगा कि, और मैं उस वक्त मैं अच्छे तनख्वाह में था और उससे मैं सीधे बहुत कम, उसके 1/4 सैलरी पर जो है मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैंने कहा कि मुझे मुख्य धारा की मीडिया में आना है और इस तरह जो है मुख्य धारा की मीडिया में
और इस बीच में मैंने जैसे कहा कि मैं इवनिंग न्यूज के लिए भी लगातार लिखता था, हिंदुस्तान टाइम्स की जो सांध्य दैनिक है उसके लिए लिखता था, और उस वक्त तो रेडियो टेलीविजन तो हुआ नहीं करते थे, तो इसलिए जो रेडियो आकाशवाणी है लेकिन टेलीविजन तो था नहीं, तो मैं जो हूँ लगातार लिखता रहा। कई जगह मेरे लेख प्रकाशित होते थे, फ्री प्रेस जर्नल में, हिंदुस्तान टाइम्स में और कई अखबारों में, और इसी प्रकार मैं जो हूँ मीडिया में मेरा प्रवेश हुआ, मुख्य धारा की मीडिया में। फिर की उसके बाद की यात्रा तो खैर आप भी अवगत हैं, फिर मैं दूरदर्शन के संपादक बनने तक का एक लंबी यात्रा रही। जी, उसके बाद आप डीडी न्यूज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर बने, और उसके बाद मैं नहीं, पीटीआई में रहा, कई पदों पर रहा। पीटीआई में लोएस्ट लेवल से मैं स्पेशल करस्पॉन्डेंट और आगे जाके पॉलिटिकल ब्यूरो का जो है चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट बना, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको मैंने कवर किया। एक सैचुरेशन पॉइंट सा पहुंचा। फिर मैं पीआईओ टेलीविजन है एनआरआईज का, उनका जो है भारतीय मूल के जो लोगों का, उनके टेलीविजन चैनल का मैं भारत का ब्यूरो प्रमुख बना, और टेलीविजन में मैंने एंट्री ली। एशिया नेट जो दक्षिण भारत का पहला टेलीविजन नेटवर्क है, उसका मैं जो हूँ संपादकीय सलाहकार बना, और आगे चलकर मैं जो हूँ दूरदर्शन का वरिष्ठ सलाहकार संपादक बना। तो इस तरह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सभी मीडिया, लगभग 3 दशक का अनुभव, लेकिन मैक्सिमम समय में मैंने एजेंसी पत्रकारिता की, जिसके चलते मैं पूरे देश विदेश का दौरा करने का, बहुत बड़े बड़े चुनावों को कवर करने का, लोकसभा, आपके विधानसभा, और बहुत बड़े घटनाओं को, चाहे वो शाही हत्याकांड हो नेपाल का, या भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा हो, इन सब में जाने का मौका मिला। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, देश विदेश का दौरा करने का जो है अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। तो एक यादगार यात्रा रही जी। सर, आपको एक प्रयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जब आप आईआईएमसी में थे तो आपने सर्टिफिकेट कोर्स को डिप्लोमा कोर्स करवाया, संस्कृत के कोर्सेज आपने इंट्रोड्यूस करे। आपने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक वेबिनार में कहा था कि आप जो है एमसीयू भोपाल में भी हिंदी, उसके अलावा अन्य भाषाएं और दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं में भी आप पत्रकारिता का कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो वो एक किस प्रकार की रूपरेखा है, उस योजना के बारे में हमें बताइए। आनंद जी, मेरा ये मानना है कि, और मेरा मानना नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में पत्रकारिता के भविष्य जो है वो भाषा में, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सभी भाषाओं में जो पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, डिजिटल में हो, लोगों के, पाठकों की संख्या, दर्शकों की संख्या, श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी में कम होती जा रही है जी। ये आप देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो भाषा को जानते हैं, कोई भी भाषा को, वो उनका जो है ज्यादा उनके लिए अवसर जो है वो होंगे भाषा को समझने वालों को, और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इसी बात को मद्देनजर मैंने, जब मैं आईआईएमसी का महानिदेशक था, तब मैंने भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए। अपने जो महाराष्ट्र में जो अमरावती में जो परिसर है, वहां से मैंने जो है मराठी पत्रकारिता शुरू की जी। केरल में जो परिसर है, वहां से मैंने मलयालम पत्रकारिता शुरू की। दिल्ली के जो परिसर में एक प्रमाण पत्र मात्र 3 महीने का, 6 महीने का एक कोर्स चलता था उर्दू में, उसको मैंने पूरे साल भर का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम बनाया। एक नहीं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के साथ मिलकर मैंने पहली बार भारत में एक 3 महीने का एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम संस्कृत पत्रकारिता में भी मैंने शुरू किया जी। तो भाषा, और इसके नतीजा ये हुआ, 2 नतीजे, रादर 3-4 नतीजे मुझे सामने देखने को। एक, अक्सर यही होता था कि चाहे महाराष्ट्र हो या केरल हो, जो अखिल भारतीय स्तर के परीक्षा देने के बाद कुछ चंद उत्तर भारत से छात्र या तो केरल में चले जाते थे या महाराष्ट्र में चले जाते थे। 4-5 छात्र जाके पूरे परिसर में पढ़ाई करते थे। उस परिसर का स्थानीय लोगों से, स्थानीय भाषा से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि हम अपने परिसरों में, उड़ीसा के परिसर को छोड़ के हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाते थे और हिंदी भी नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ अंग्रेजी पत्रकारिता।
उसका नतीजा ये हुआ कि अब विदर्भ का पिछड़े क्षेत्र में अमरावती, जब हमने मराठी पत्रकारिता शुरू की तो महाराष्ट्र के जो गांव के जो बच्चे भी हैं उनको भी एक उम्मीद की किरण नजर आई कि मैं जो हूं, चाहे गरीब से गरीब परिवार में क्यों न हूं, लेकिन भारतीय जनसंचार संस्थान में मैं भी पढ़ सकता हूं। बिल्कुल, वरना सिर्फ अंग्रेजी जिन्होंने बच्चे ने पढ़ा है वही आ सकते थे, या बाद में चल के हिंदी जिन्होंने पढ़ा है। लेकिन भाषाई पत्रकारिता भी जो है वो वहां के जो छात्रों को भी एक अवसर मिला। मुझे एक बड़ा भावुक एक पत्र मुझे एक मराठी छात्र ने, जो आज मराठी मीडिया में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर, अगर आप ना होते, आपका ये फैसला नहीं होता, तो हमारे जैसे विदर्भ के पिछड़े इलाके में मराठी भाषा में पढ़ने वाले एक छात्र को भारतीय जनसंचार संस्था जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में कभी पढ़ने का हम सपना नहीं देख सकते थे। बिल्कुल, लेकिन आपने उस सपने को साकार किया। तो यही केरल में भी हुआ। और आज चाहे महाराष्ट्र का मीडिया हाउस हो या केरल के मीडिया हाउस हो, वो आज हमारे कैंपस में जाके बेहतरीन बच्चों को जो है चयन कर रहे हैं और अपने कैंपस में जो है वो अपने अपने कंपनीज में, अपने मीडिया हाउसेस में वो लोग ले रहे हैं। उनको ट्रेन्ड स्किल्ड मैन पावर प्रदान करना भारत के मीडिया को, वो हमारा दायित्व बनता है जी। और उस अनुभव के बाद अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ गई है और ये भी कहती है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, और इसलिए हम एक भारतीय भाषा विभाग शुरू कर रहे हैं जी। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। यहाँ न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि भाषा पर भी हम काम करेंगे। हम एक भाषाई लैब की स्थापना कर रहे हैं, लैंग्वेज लैब। भाषा में वर्तनी में सुधार, भाषा की शैली में सुधार, ताकि पत्रकारिता में जो गुणवत्ता है, पत्रकारिता शिक्षण में जो गुणवत्ता है, वो हम प्रदान कर सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जी। और हम जो है छात्रों को एक अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे नाम में अगर आप देखेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है। बिल्कुल। तो भले हम प्रादेशिक स्तर पर हम काम कर रहे हैं, हमारे परिसर भोपाल में है, रीवा में है, खंडवा में है, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रीय है। उस राष्ट्रीय दृष्टिकोण को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर का एक विश्वविद्यालय देश भर के जो जनसंचार के क्षेत्र में काम करे और यहाँ के छात्रों को उसको लाभ मिले, देश भर के छात्रों को, इस उद्देश्य से भी हम भाषाई विभाग और भाषाई पत्रकारिता पर हम जोर दे रहे हैं जी। सर, हमें भी पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से विभिन्न भाषाओं में जब पत्रकारिता पढ़ाई जाएगी तो दरअसल पत्रकारिता जो है वो इस देश के कोने कोने तक वास्तविक रूप से तभी ही पहुंच पाएगी, क्योंकि यह देश तो भाषाओं से ही बनता है। सर, अगला सवाल मेरा डिजिटल मीडिया को लेकर है। सर, हमने देखा है कि डिजिटल मीडिया किस तरीके से प्रगति कर रहा है, किस तेजी से डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। आज करोड़ों लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया के इस बढ़ते दौर में हिंदी पत्रकारिता के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूं कि हिंदी पत्रकारिता ने डिजिटल मीडिया को बहुत शुरुआती दौर से ही अपनाया जी। और उसके कारण चाहे वो आप वेब दुनिया को देख लीजिए, जागरण को देख लीजिए, भास्कर को देख लीजिए, आज कोई भी जितने बड़े अखबार हैं उन सब ने जो है डिजिटल मीडिया में वो बड़े तादाद में चले गए, बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है, और उसके कारण आज जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग जो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे आप समझ लीजिए कोरोना के कारण हो, लॉकडाउन की वजह से हो, आज वो स्मार्टफोन में विश्वसनीय कंटेंट उनको मिल रहा है, वरना वो मात्र व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में निर्भर रह जाते हैं। आज भाषाई पत्रकारिता के जो पाठक हैं उनको भी डिजिटल में बहुत कुछ कंटेंट आज मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उनको पढ़ने को मिल रहा है। वो इसका कारण ये है कि समय के चलते जो है भारतीय जो भाषाई मीडिया है और विशेषकर हिंदी मीडिया ने जो है डिजिटल की ओर अपना रुख किया, और उसका नतीजा है कि डिजिटल में आज काफी बहुत बड़े, देखिए इस कोरोना काल से पहले लगभग 36% हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ग्रोथ होगा। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना निवेश कम हुआ या, लेकिन जबकि प्रिंट मीडिया में 3.6 या 3.6%, यानी कि लगभग 100 गुना जो है बढ़त डिजिटल मीडिया को मिलेगा, और इसमें ज्यादा से ज्यादा पाठक जो है वो
भाषा में हो, भाषा में हो, हिंदी भाषा पेश कर। और ये जो है ये, और विज्ञापन जो कमर्शियल है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उस मार्केट को भी हमें देखने की जरूरत है। आज बहुत बड़े पैमाने में जो विज्ञापन दाता है, क्योंकि वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, एफएमसीजी हो, ये लोग समझ गए कि गांव में आज लोगों का जो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं, गांव के लोग भी आज वो सब चीजें, आज वो जो सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं, जो नए प्रोडक्ट है, उसको आजमा रहे हैं। आप देखते हैं गांव में भी आजकल एसयूवी की गाड़ियां भी चलती है, और बहुत सारे जो शॉपिंग मॉल भी जो है आपके जिला स्तर पर खुल रहे हैं। तो गांव की तरफ भी जो है विज्ञापन दाता भी जा रहे हैं। तो अगर वो पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे, जिसको कहते हैं कि सशक्त अगर कोई मंच है अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचने का, वो भारतीय भाषा में जो डिजिटल मीडिया है वो। तो इसलिए विज्ञापन का भी एक बहुत एक बड़ा हिस्सा आज भाषाई पत्रकारिता में जा रही है। और आप देखेंगे कि चाहे प्रिंट में हो और आप इलेक्ट्रॉनिक में भी देखेंगे, ये डिजिटल का ही नहीं मैं बात कर रहा हूं, प्रिंट में आज जिला स्तर पर संस्करण खुल रहे हैं अखबारों के, हिंदी अखबारों के। और जो टेलीविजन है आज हर भाषा में, हर बड़े बड़े नेटवर्क जो पहले सिर्फ अंग्रेजी चैनल चलाया करते थे, वो आज हिंदी में भी, अलग अलग भाषाओं में भी, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, जी हो, आप कोई भी देख लीजिए। आप यहाँ तक कि नया शुरू हुआ रिपब्लिक ने भी जो है पहले अंग्रेजी में, फिर हिंदी में और फिर बांग्ला में शुरू किया, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जो बाजार है, जो लोग है, उपभोक्ता है, पाठक है, दर्शक है, वो आज भाषाई मीडिया में है। जी सर, मेरा अगला सवाल फिल्म इंडस्ट्री को लेकर है। जिस तरीके से हमने पिछले 1-1.5 साल में कोरोना काल में देखा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, अब लोगों को कंटेंट मिलने लगा है। अब चूंकि लोगों को कंटेंट मिलने लगा है तो उसको पब्लिश करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। आपने हाल ही में एक बयान ये भी दिया था कि फिल्म जर्नलिज्म भी आप उसकी तरफ भी आप जो है कदम बढ़ा रहे हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, वेब कंटेंट को लेकर के और फिल्म जर्नलिज्म को लेकर के आपकी क्या राय है? इसका मतलब क्या भविष्य आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हाल ही में हमने अपने विश्वविद्यालय में ये फैसला लिया है कि जो हमारा खंडवा परिसर है जी, खंडवा न सिर्फ दादा माखनलाल, जिनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी कर्मभूमि रही है, कर्मवीर अखबार वो प्रकाशित करते थे, बल्कि किशोर कुमार के जन्मभूमि भी है जी। उनका जन्मस्थली आज भी वही है, उनकी अंत्येष्टि भी वही हुई थी। उस किशोरदा के स्मृति में हमने देश में बहुत कम जगह, देखिए, फिल्म स्टडीज पढ़ाई जाती है, सिनेमा स्टडीज पढ़ाई जाती है, फिल्म प्रोडक्शन पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार हम फिल्म पत्रकारिता पढ़ाएंगे। और देश के बेहतरीन जो फिल्म निर्देशक, निर्माता, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, ये सब इसमें जो है शामिल है, जो लोग हमें मार्गदर्शन देंगे। तो ये अपने आप में, अभी हम शुरुआत में एक PG डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जी। देखिए, क्योंकि जो हम कभी भी, कई बार जब मीडिया की बात करते हैं तो हम फिल्म को हम गिनते नहीं है उसमें। मैं समझता हूं कि मास कम्युनिकेशन का एक बहुत सशक्त माध्यम है फिल्म। चाहे वो फिल्म मतलब सिर्फ फीचर फिल्म ही नहीं है, फिल्म मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शॉर्ट फिल्म्स है। आजकल शॉर्ट फिल्म्स के पूरे देश भर में, और पहले एक समय था जब सिर्फ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ही फिल्म बना सकते थे, लेकिन आज OTT जैसे प्लेटफॉर्म के चलते आज आप देख रहे हैं कि छोटे फिल्म निर्माता भी अपने सीमित संसाधनों के अंदर भी आप फिल्म तैयार कर सकते हैं। उनके लिए टेक्नोलॉजी ने एक मंच उपलब्ध करा दी है जहां खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता है। पहले प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से रिलीज करने में बहुत पैसा खर्च होता था, एक फिल्म को देश भर में रिलीज करने में, लेकिन आज नहीं होता है। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा मंच है, जहां लोग घर बैठ के अपने मोबाइल फोन्स में जो है लोग नेटफ्लिक्स या कोई भी और चीज का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और बैठे बैठे आप सीरियल भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी देख रहे हैं। और मैं खुद देख रहा हूँ भोपाल शहर में जो कलाकार, चाहे वो आपके
लोक मंच से, नाट्य मंच से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनको भी आज कई अवसर, वो सब OTT सीरीज में जो है, वेब सीरीज में जो है, वो लोग किरदार निभा रहे हैं। मेरे अपने विश्वविद्यालय में ऐसे कलाकार हैं तो जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो बहुत एक तरह से मैं समझता हूँ कि मीडिया के माध्यम का लोकतांत्रिकरण हो गया है जी। और आज मीडिया शिक्षण को भी हमें लोकतांत्रिक करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे परिसरों में भी इस विषय को लेकर लोगों के अंदर की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि अब FTI ने भी काफी रिफ्रेशर कोर्सेस, बहुत कम समय का, तो FTI में हर एक व्यक्ति एडमिशन नहीं ले सकता है, तो लेकिन वो FTI आज कई संस्थाओं के साथ मिलकर, मैं जब IIMC का महानिदेशक था तो मैंने पहली बार IIMC और FTI ने मिलकर जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमने किए। तो इसी तरीके से माखनलाल में भी हम लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि एक सुनहरा अवसर है खासकर युवा पीढ़ी के लिए। आज जो है स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर हो, फिल्म प्रोडक्शन को लेकर हो, आज जो लघु फिल्में और इतने फिल्म फेस्टिवल आ गए हैं छोटे फिल्मों को लेकर, इतने अवार्ड्स आ गए हैं कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए, और कई मंत्रालय हैं, कई NGOs है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो छोटे फिल्म्स को वित्तीय सहायता भी जो है प्रदान करते हैं, आर्थिक मदद भी देते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक मंच जो है आज खुल गया है। जी सर, मेरा अगला सवाल पत्रकारिता को लेकर है। दरअसल हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता का धर्म है सवाल पूछना और सबसे बराबरी से सवाल पूछना। लेकिन सर पिछले कुछ सालों में कहें तो दुर्भाग्य से जो है पत्रकारों पर राजनीतिक सांठगांठ के आरोप लगे हैं, पत्रकारों की नीयत पर सवाल उठाया जाने लगा है, पत्रकारों को बिकाऊ पत्रकार भी कहा जाने लगा है। आप तो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इतना लंबा सफर आपने तय किया है, तो पत्रकारिता में जो इस प्रकार के आरोप पत्रकारों पर लगाए जा रहे हैं या कुछ दोहरे मापदंड भी कई लोगों के हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार? महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये सवाल आम जनता के जहन में आ गया है जी। क्योंकि उसका कारण ये है कि मीडिया में बहुत बड़े एक पैमाने में ध्रुवीकरण हो गया है। आज पत्रकार कम दिखाई देते हैं और पक्षकार ज्यादा दिखाई देते हैं। पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार आज भी है और अच्छा पत्रकारिता भी हो रही है। तो आज भी जो है मैं कहता हूं कि कोरोना काल में भी अगर दो चीज जो खुल के नजर आई पत्रकारिता के जगत में, जिसको मैं उम्मीद की किरण कहता हूं सभी नकारात्मकताओं के बीच में, एक फील्ड रिपोर्टिंग फिर से शुरू हो गया। वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकार आज गांव की ओर जा रहा है, जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग कर रहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क्या हाल है, बाकी चीजों का क्या हाल है, गांव में लोग पलायन कर रहे हैं, उससे आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आई है, सब कुछ, सब चुनौतियों को लेकर। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है यानी कि खोज पत्रकारिता, ये आज लोग कई आंकड़ों को लेकर खोज कर रहे हैं, तह तक जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक है जी। लेकिन आपको ये दो तो इसके सकारात्मक पहलू है, लेकिन ये हकीकत है कि एक पक्षपात का आरोप लगता है। और ये पहली बात मैं समझता हूं कि मीडिया पत्रकारों को, अखबार को और अखबार के जो प्रबंधन है, इन तीनों को अलग से आपको देखना पड़ेगा। आज पत्रकार ज्यादातर जो है कॉन्ट्रैक्ट में है और कॉर्पोरेट जो मीडिया है वो मीडिया आज मीडिया हाउस या मीडिया घराने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़े हुए हैं जिनके अपने निहित स्वार्थ भी हैं, जिसके चलते वो और भी कई कंपनी चलाते हैं। उनमें से एक मीडिया हाउस भी है, कुछ ऐसे भी है जो स्वतंत्र मीडिया हाउस ही चलाते हैं। इन सबके अपने जो है अपने इंटरेस्ट भी हैं। कई मालिक तो खुलकर जो है सांसद भी बने हैं अलग अलग दलों से। तो ऐसे आप देखते हैं कि ऐसे स्थिति में आप पत्रकारों पर दोष पूरा का पूरा डालें तो मैं समझता हूं कि वो अन्याय होगा जी। पत्रकार आज मजबूत कम है और मजबूर ज्यादा है। तो इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आज पत्रकारिता के जो संगठन हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन रहे हों, सब कमजोर पड़ गए हैं। पत्रकार आज कई पत्रकारों को बेदखल किया जाता है तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरे अखबार उसका रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं, उनका कोई मंच ज्यादा नहीं रह गया है। तो पत्रकार
को आज सामाजिक सुरक्षा नहीं दी गई है। आप जाकर ये कोरोना के चलते कई राज्यों ने जो है उनको कोरोना योद्धा जो है घोषित कर दिया है, कुछ सहूलियतें उनको टीकाकरण इत्यादि में मिल रही है और कुछ मुआवजा भी कुछ राज्य सरकारों में दिया जा रहा है, लेकिन कोई सामाजिक सुरक्षा पत्रकार और उसके परिवार को नहीं है। ये एक हकीकत है। और इसके चलते पत्रकार और खासकर जिला स्तर पर, गांव स्तर पर जो पत्रकार काम करता है वो तो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा हुआ है। वो बहुत कुछ नहीं कर पाता है, उसके जो आय भी उतना जो है ठीक नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि पत्रकारिता में देखिए दिक्कत ये है कि वैचारिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये मानना है। देखिए आप और हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम सबका एक दृष्टिकोण है समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कि देश को इस दिशा में जाना चाहिए, समाज को इस दिशा में जाना चाहिए, इस तरह का एक अवधारणा हम सबके मन में है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है एक जब हम राजनीतिक हो जाते हैं। वैचारिक होना एक अलग है, राजनीतिक होना अलग है। हम मुद्दों के आधार पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। एक अगर कोई भी सरकार, राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय प्रशासन हो, अच्छा काम कर रही है आप उनका पीठ थपथपाइए, लेकिन अगर गलत कर रही है तो उनका मजम्मत करिए। आप किसी चीज को कवर अप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सत्ताधारी दल जो है वो आपके विचारों के करीब है, या आप उसकी भर्त्सना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप उससे असहमत हैं, उसके हर चीज को भर्त्सना करेंगे। हम लोग अब राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखने लगे हैं। ये जो है ये पहले नहीं होता था इतना। राजनीति तब भी थी, विचार तब भी थे, लेकिन फर्क ये आ गया है कि ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब दिखना चाहते हैं। हम सब अपने अपने प्रवक्ता बन गए हम एक तरह से। वो मेरे ख्याल से जो है नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसकी जो है चाहे कोई भी कर रहा हो उसको हमें तारीफ करना चाहिए। अगर गलत काम हो रहा है तो उसको जो है हमें भर्त्सना करनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है इस बात को समझना। और दूसरा जो है, हम अंग्रेजी में कहते हैं कि योर वोटिंग प्रेफरेंसेस शुड नॉट फाइंड रिफ्लेक्शन इन योर रिपोर्टिंग। आप किसको वोट दे रहे हैं ये आपके लेखनी को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, आपके रिपोर्टिंग को। आप स्तंभ लिख रहे हैं बात अलग है, आप अगर कोई कॉलम लिख रहे हैं, ओपिनियन पीस लिख रहे हैं, संपादकीय लिख रहे हैं, बात अलग है। लेकिन जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपके जो अपने व्यक्तिगत आपका जो पक्ष है वो, या आपका जो बायस है वो आपका प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए आपके रिपोर्ट निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सत्यपरक होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, ये मूल सिद्धांत है पत्रकारिता के, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। विचार आपकी अपनी जगह है, वो जरूर उसके लिए अखबार में जगह है, एडिटोरियल जो जगह है वो उसके लिए है, आपका जो है ओपिनियन पीस इसके लिए है, स्तंभ लिखने का उसके लिए है व्यवस्था। लेकिन जो रिपोर्टिंग है उसमें आपको जो है अपने व्यक्तिगत विचार जो है उसको समाचार के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल अब स्टूडेंट्स को लेकर है। आज के समय में सर जो एक सिलेबस है, एक कोर्स है, वो तो हर जगह फॉलो किया जाता है, हर संस्थान में फॉलो किया जाता है। लेकिन आज के समय में फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी समस्या है। फेक न्यूज़ मिनटों में वायरल हो जाती है और सामाजिक सौहार्द को भी हमने कई बार बिगड़ते देखा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हमने देखे जहां सोशल मीडिया के माध्यम से कई फेक न्यूज़ फैलाई गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो विश्वविद्यालय है वो किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को फेक न्यूज़ से निपटने के लिए सिखा रहा है, क्या तौर तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में वो एक अच्छे फैक्ट चेकर भी बन पाए। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। देखिए फेक न्यूज या फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन ये आज से नहीं हो रहा है, ये शुरुआती दौर से ही आप देखेंगे कि ये पत्रकारिता में रही है। कभी हम इसको पीत पत्रकारिता भी कहा करते थे, येलो जर्नलिज्म। ये आगे चल के जो है इसने दूसरा रूप ले लिया। फिर हमने वीडियोस जब आ गए तो हम उसको डिस्टॉर्ट करने लग गए, स्टिंग ऑपरेशंस करने लग गए। तो ये किसी ना किसी रूप में हमेशा रहा है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है, यूनेस्को का भी कहना है कि पैंडेमिक से बहुत बड़ा आ गया है इंफोडेमिक। जी, सूचनाओं का एक भरमार आ गया है जहां पाठक, दर्शक, श्रोता ये नहीं तय कर पा रहा है कि इसमें सही सूचना क्या है।
क्योंकि सब जो है पत्रकार बन गए हैं, सब लिखने लग गए हैं जी। मैं इसलिए मेरा एक शब्द से परहेज है आनंद जी, उसका नाम है सिटीजन जर्नलिज्म, नागरिक पत्रकार, सिटीजन जर्नलिस्ट। मैं पूरी तरह मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि नागरिक जो है संचार करे, संवाद करे, लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट शब्द से मुझे परहेज है, क्योंकि सिटीजन इंजीनियर नहीं हो सकता है, सिटीजन डॉक्टर नहीं हो सकता है, कोई भी नागरिक डॉक्टर नहीं बन सकता है, कोई भी नागरिक इंजीनियर नहीं बन सकता है, कोई भी नागरिक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता है। उसी प्रकार पत्रकारिता में भी कुछ आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की, आपको मोबाइल चलाना आ गया तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं, आपको 4 शब्द लिखना आ गया तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं। पत्रकारिता के कुछ नैतिक मूल्य है, पत्रकारिता के कुछ सिद्धांत है, पत्रकारिता में हम संविधान सिखाते हैं, पत्रकारिता में हम आपके जनाधिकारों के बारे में, जन सरोकारों के बारे में हम आपको संवेदनशील बनाते हैं। ये पूरा एक पत्रकारिता की प्रक्रिया है। अगर कोई भी पत्रकार बन सकता है तो फिर ये विश्वविद्यालय, ये जो विभाग है पत्रकारिता के, सब बंद किए जाएं, कोई जरूरत ही नहीं है, सब पत्रकार बन जाए। फिर झोला छाप डॉक्टर्स हम क्यों कहते हैं? तो वैसे ही काफी जो है हम इस तरीके से, तो इनके वजह से भी, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि चेकिंग, देखिए ये मूलभूत सिद्धांत है, कोई नई बात नहीं है। फैक्ट चेकिंग क्या मैं और आप नहीं करते थे क्या? पत्रकारिता में हम नहीं करते थे, हमें यही सिखाया गया, हर चीज को पहले चेक करो, क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई करो। यस। हम जो है निष्पक्षता बरकरार करते हुए दोनों पक्ष नहीं, अगर एक खबर के कई पक्ष है तो उस सभी पक्षों को हम स्थान देते थे। तो फैक्ट चेकिंग है क्या? वही चीज है, मूल सिद्धांत पत्रकारिता के, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग, एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग। हमारे विश्वविद्यालय में मैंने सितंबर 2020 में ही मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करते ही यूनिसेफ के साथ मिलकर, क्योंकि तब तक ये पैंडेमिक आ चुका था, तो हमने पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन, क्योंकि भारत में पहला पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन का जो कोर्स है मैं भारत में लेके आया था, यूनिसेफ, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हमने डिजाइन करके IIMC में इंट्रोड्यूस किया था। ये हमने किया था 2016 में, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसके चलते हमने कई लोगों को जो है प्रशिक्षित किया, कई लोगों को जो है पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, लेकिन हेल्थ पर फोकस था, क्योंकि पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर था। और वही काम हमने भोपाल में भी अपने संकाय को, अपने छात्रों को, और भोपाल, खंडवा, रीवा और नोएडा में जहां जहां हमारे परिसर है, वहां सबके जो स्थानीय स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए पत्रकार है, उन सबको हमने जो है ट्रेनिंग दिया। तो इसलिए हम लगातार अपने छात्रों के बीच में भी फेक कंटेंट को लेकर, डिसइंफॉर्मेशन को लेकर, फेक जर्नल्स को लेकर, हम अपने शोधार्थियों के बीच में भी लगातार फेक को लेकर हम एक एक्सपोजर में हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग उनको सतत, और हम उनको कहते हैं कि आपको सिर्फ ये समझना नहीं है, बल्कि समाज में भी जिस तरह की अफवाहें, गलतफहमियां, गलत सूचनाएं प्रचार की जा रही है, उसको काउंटर भी करने की आवश्यकता है। तो ये प्रशिक्षण भी हम अपने छात्रों को दे रहे हैं। तो फैक्ट चेकिंग में हमारे जो संकाय है वो गूगल ट्रेंड है, फेसबुक के फैक्ट चेकर कोर्स कर चुके हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल जो है वो कोरोना पैंडेमिक को लेकर है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना से पहले स्थिति सामान्य थी, कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही थी, विद्यार्थी आ रहे थे, एक अलग ही माहौल था। कोरोना ने हम सबको एक बहुत अलग तरीके से जीने पर मजबूर कर दिया है। आज मैं और आप जूम के जरिए बात कर रहे हैं, शायद पहले ऐसा नहीं होता था। तो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक बहुत चेतावनी जो है ये पैंडेमिक लेकर के आया है, बिकॉज सुचारू रूप से कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपका विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस तरीके से काम कर रहा है, जरा उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आनंद जी। मुझे विशेषकर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सबसे सक्रिय विश्वविद्यालयों में से एक है हमारा विश्वविद्यालय। पूरे कोरोना काल में भी हम लोगों का इंटीग्रेटेड क्लासरूम हमने डेवलप किया, जिसके तहत हमारे सभी परिसरों के जो छात्र हैं वो एक साथ आए, और उनको हमने यही सब प्लेटफॉर्म्स के जरिए, गूगल के जरिए, जूम के जरिए, हम लोगों ने भोपाल, खंडवा, रीवा, नोएडा के परिसर के छात्रों के साथ हमने सतत संवाद का प्रक्रिया, कोई भी सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। जून 15 तक लगभग हमारा पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। हमने छात्रों तक पहुंचने का प्रयास किया है, लगातार उनके लिए वर्कशॉप्स, ऑनलाइन सत्र,
क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है जी। यहां तक कि हम सोच रहे हैं 1600 के करीब हमारे अध्ययन केंद्र हैं जिसमें हमारे कई लाख छात्र हमारे पढ़ रहे हैं। हम उन जिन छात्रों को, विशेषकर जो फाइनल सेमेस्टर के छात्र जिनको प्रायोगिक अनुभव नहीं मिला या प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको हम टाई अप करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने आसपास शहर में, कस्बे में जो हमारे 1600 अध्ययन केंद्र है, क्या वहां जाकर वो कुछ अपना प्रैक्टिकल क्लासेस ले सकते हैं या नहीं, यहां तक हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम डिप्लोमा कोर्स नहीं पढ़ाते हैं पत्रकारिता में। मुझे चिंता उन संस्थाओं के बारे में है जहां कुल मिला के 9 महीने का कोर्स है और वहां पूरे साल भर एक भी क्लास प्रत्यक्ष रूप में लोग अटेंड नहीं कर पाए। उनके लिए प्रैक्टिकल का, अब हमारे छात्र जो है, जो फाइनल ईयर में थे वो शायद नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर में उनको काफी एक्सपीरियंस मिल चुका था। या जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में है, उनको अब 2 साल और तो बंद नहीं रहेगा। और इस बीच में, कोरोना के बीच में भी जब थोड़ा सा खुला, तो हमने बच्चों को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं को और स्टूडियो को, लैब को इस्तेमाल करने दिया। हमने कम संख्या में आकर फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजिंग, सभी सावधानियां बरतते हुए हमने कहा कि आप आके अटेंड कर लीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे जनसंचार विभाग में ही हमारे बच्चों ने 200 से ऊपर वीडियो घर बैठे तैयार की, और अभी भी इस कोरोना के जागरूकता को लेकर बच्चे पोस्टर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, घर बैठ के अपने आप बना रहे हैं। तो ये हमारे छात्र कर रहे हैं, लगातार हम उनको वर्कशॉप करा रहे हैं, कार्यशालाएं करा रहे हैं। तो ये एक लेकिन मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको देते, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं जी, वो शायद हम उस प्रभावी ढंग से नहीं दे पाए जो हम ऑनलाइन माध्यम से दे पाए हैं। और क्योंकि हमने बाकी सब कुछ उनको समझा दिया है, हमें विश्वास है कि जब वो जॉब में जाएंगे, उनके पिछले अनुभव के आधार पर वो इंडस्ट्री में ठीक ठाक जो है, और जो प्लेसमेंट भी करने आएंगे वो भी इस बात को जानते हैं कि बच्चों को थोड़े कठिनाइयों का सामना, और ये नहीं कि सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय, पूरे देश भर में हुआ है। तो ये चुनौती तो रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, मुझे चिंता उन लोगों के लिए है। देखिए, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था। वो बच्चे वो कैसे पढ़ पाए, उसको लेकर जरूर एक चिंता का विषय है। ये डिजिटल डिवाइड की जो हम बात करते हैं, जो लोग जो गरीब परिवारों से, निम्न मध्यम परिवारों से हैं, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और क्या भरपाई कर सकते हैं, वो यही हो सकता है कि जब हम प्रत्यक्ष में क्लासरूम टीचिंग शुरू करेंगे तो हम उनको एडिशनल क्लासेस लगाएंगे, उनके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, यही हो सकता है। सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है। सर, अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। धीरे धीरे जो है मैन पावर कम होता जा रहा है, मशीनें काम करने लगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हमें आज से ही भविष्य की संभावनाओं को देख करके चलना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को आने वाले 20-25 सालों के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग के इस दौर में आप अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए भविष्य में क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब भविष्य में आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, हम सिर्फ कन्वेंशनल कोर्सेज चलाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। हमने एक फिक्की KPMG का अध्ययन देखा था 2016 में, जिसमें ये बताया गया था कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में लगभग सालाना 16,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्री को, जिसकी तैयारी हमारे पास नहीं है। इसी के मद्देनजर जब मैं IMC का DG था, तो हमने ये तय किया था कि हम एक नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, NCOE, ये स्थापना करेंगे। और
मेरे कार्यकाल में ही हमने मुंबई फिल्म सिटी में 20 एकड़ जमीन इसके लिए लिया भी और उस पर काम भी, उस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ। लेकिन किसी कारणवश ये तय किया गया मेरे वहां से प्रस्थान के बाद कि ये प्रोजेक्ट अब कोई और मंत्रालय इस विषय को देखेगा जी। अब ये सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने हाथ में लेगा, अब इसको IIMC नहीं देखेगा। तो वो अपनी जगह काम चल रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम उस कल्पना को जो है मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। हमारे विश्वविद्यालय में एक कोर्स बंद पड़ा हुआ था, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, UG प्रोग्राम था, उसको हमने दोबारा रिवाइव कर दिया और बहुत डिमांड है, पूरी सीट फुल है जी ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का। आने वाले दिनों में हमने इस बात को, अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 4 ईयर UG प्रोग्राम्स हम हर विभाग में शुरू कर रहे हैं और उसमें आपका जो एनिमेशन, आपका विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सबको लेकर भी जो है हमने उसको समाहित किया है और हम तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारा छात्र आने वाले दिनों में जो हम छात्र तैयार करेंगे वो मल्टीटास्कर्स होंगे। वो न सिर्फ प्रिंट में काम करने के लिए क्षमता रखेंगे बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक में भी काम करेंगे और डिजिटल में भी प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। हम मोबाइल जर्नलिज्म पर जोर दे रहे हैं, हम लोग जो है ड्रोन जर्नलिज्म पर जोर दे रहे हैं। ड्रोन का उपयोग किस तरीके से किया जाए, अगर स्थानीय फोटोग्राफर शादियों में अगर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो पत्रकारिता के छात्र क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते अपने पत्रकारिता के दौरान। जब हम कोरोना में, लॉकडाउन के समय में, इससे प्रभावी आपको जो है, जब आप बाहर नहीं निकल सकते, आप ड्रोन के माध्यम से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम उसका ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये हमने IMC में भी मैंने शुरू किया था और इसको हम माखनलाल में भी जो है जल्दी ही शुरू करेंगे। तो ये सारे कोर्सेस भविष्य को देखते हुए तैयार किया जा रहा है और अभी की जो कोर्सेस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी हम ये सब समाहित करेंगे ताकि हमारा छात्र किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार हो, क्योंकि भविष्य में आवश्यकता नौकरियों की कमी नहीं होगी लेकिन मल्टीटास्कर्स की जरूरत ज्यादा होगी। तो मल्टीटास्किंग के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं कि एक पत्रकार रिपोर्टिंग भी कर सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, सोशल मीडिया में भी रह सकता है। ऐसे एक पत्रकार को, एक टोटल पत्रकार को हम पैकेज तैयार कर रहे हैं जो हर विधा में, मीडिया के माध्यम के हर विधा में जो है जिसने महारत हासिल की हो, ऐसे लोगों को हम अपने विश्वविद्यालय में तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके जो सैद्धांतिक रूप में जो पत्रकारिता है, यानी कि जो संवेदनशीलता, सामाजिक सरोकार, भारतीय कानून, भारतीय संविधान की समझ और गरीब, जो मजदूर, किसान, इन सबके प्रति उनको संवेदनशीलता, उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी एक पत्रकार के अंदर होना चाहिए। उनको, जो जिनकी आवाज आज उभर नहीं पा रही है, उनकी आवाज बनने की जरूरत है, बेआवाजों की आवाज बनने की जरूरत है। ऐसी संवेदनशीलता के साथ तकनीक से लैस होकर हम पत्रकारों को तैयार कर रहे हैं जो जमीन से भी जुड़े हैं लेकिन तकनीकी विधा में भी जो है वो पूरी तरह उत्तीर्ण है। ऐसे पत्रकारों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम कामना करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके विद्यार्थी हैं, वो सतत उनका विकास हो, उनका और शोध में भी जोर दे रहे हैं जी। शोध में भी आनंद जी, ये विषय जरूर मैं जोर देना चाहता हूँ कि देखिए आज बहुत सतही स्तर पर मैं अक्सर कहता हूँ कि रिसर्च हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गूगल सर्च। यस, गूगल से ज्यादा हम गहराई में विषयों तक जाएं, तभी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी होगा, फील्ड रिपोर्टिंग भी होगा। इसलिए हम अपने नए परिसर में, बिशनखेड़ी में जो नया परिसर आ रहा है, 2 जगह हमारा नया परिसर आ रहा है, रीवा में नया परिसर आ रहा है जहां हम ग्रामीण पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं और बिशनखेड़ी जो परिसर है उसमें ग्रामीण अंचल में वो तैयार हो रहा है, शहर से बाहर है, भोपाल शहर से बाहर, और वहां हम जो है सामुदायिक रेडियो की स्थापना कर रहे हैं जो हमारे छात्रों को स्थानीय समुदाय के साथ जोड़ेगा। ये भी एक हम प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, हम यही कामना करते हैं कि आपके अनुभव का और आपके मार्गदर्शन का, आपकी बौद्धिकता का आपके विद्यार्थियों को यूं ही लाभ मिलता रहे। और आप जैसे बौद्धिक व्यक्ति से बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे दर्शकों को भी, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने समाचार 4 मीडिया को समय दिया, हमसे बात की। मेरी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको बधाई। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद, नमस्कार।